आज यह यूपी टेट की सीडीपी की आपकी 4th क्लास है, जिसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है भारत में मनोविज्ञान का विकास। आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका भारत में मनोविज्ञान का विकास है, सेकंड टॉपिक है आपका विकास और वृद्धि, और थर्ड टॉपिक है आपका अधिगम संबंधी कुछ विकार। ये तीनों ही टॉपिक आपके यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मनोविज्ञान का विकास। अब भारत में मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी आपकी शेखर बॉस ने। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय में बनवाई गई थी, दर्शन शास्त्र विभाग में। अब 1922 में ये जो शेखर बॉस हैं, इन्हें मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, जो फ्रायड के मनोविश्लेषण के प्रशिक्षण प्राप्त थे। इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया था वो किससे लिया था? फ्रायड से। और विश्व में जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है विश्व में, वो कहाँ पर है? वो है आपकी लंदन में। कब बनी थी वो? 1879 में। किसने बनवाई थी? वुंट ने। और उनके सहयोगी कौन थे? टिचनर। ठीक है। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1922 में। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आ जाता है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनवाई गई? तो कहाँ बनवाई गई? कोलकाता में। सेकंड क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनवाई गई? तो ये बनवाई गई थी आपकी लंदन में। कब बनवाई गई थी? 1879 में। किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी आपकी विलियम वुंट ने। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है इसमें कि प्रोफेसर बॉस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना कब कराई? तो कब कराई थी? 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं अभिवृद्धि का विकास। अब अभिवृद्धि और विकास होता क्या है? अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक विकास होता है। अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक विकास होता है, ठीक है। और विकास का मतलब क्या होता है? जहां आपके सभी विकास आ जाते हैं। क्यों? अभिवृद्धि में शारीरिक विकास क्या होता है कि एक उम्र आती है जब आपके शरीर की वृद्धि होनी बंद हो जाती है या रुक जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। वृद्धि शब्द का प्रयोग मुख्यतः शरीर एवं उसके अंगों के भार तथा आकार की वृद्धि के लिए किया जाता है, अर्थात बालकों के शारीरिक पक्ष में होने वाले आकार, भार, ऊंचाई इत्यादि में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। एक समय आता है जब लड़का हो या लड़की, उसकी लंबाई में वृद्धि होनी बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो जो वृद्धि रुक जाती है वो क्या कहलाएगी? आपकी अभिवृद्धि। और वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी शारीरिक वृद्धि, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि अभिवृद्धि किससे रिलेटेड होती है? शारीरिक पक्ष से। क्यों? क्योंकि शारीरिक पक्ष मतलब कि एक समय आने पर जो शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है। जैसे आप अपने आप को या किसी को भी ले लें, आपकी हाइट जो है एक समय आने पे रुक गई, वो क्या हो गया? आपका शारीरिक वृद्धि। इस परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। फ्रैंक महोदय ने क्या कहा कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि आपकी किससे रिलेटेड होती है? शरीर से रिलेटेड होती है। और जब शरीर से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है आपकी शारीरिक ग्रोथ कभी ना कभी रुक जाती है।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, अर्थात 18 से 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। जन्म से 2 वर्ष लगभग बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है, जो पूरे जीवन में किसी भी आयु में वृद्धि नहीं होती है। जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म से 2 वर्ष तक जितनी भी शारीरिक वृद्धि होती है वो बहुत तेज होती है। उसके बाद जो वृद्धि होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, यहाँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए, सॉरी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, अर्थात 18 से 20 की उम्र तक। जैसे मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कि आपकी हाइट जो है 18 से 20 वर्ष की उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद क्या होता है, रुक जाती है। और जो वृद्धि रुक जाती है उसे ही हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि। नेक्स्ट चलते हैं, विकास का क्या अर्थ है। विकास शारीरिक अवयवों की कार्यकुशलता की ओर संकेत करता है कि ये जो आपके शारीरिक अवयव हैं, आपके हाथ पैर, इनमें कितनी कार्यकुशलता है, इसकी ओर संकेत करता है। विकास प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी विकास सम्मिलित होते हैं। विकास में क्या आ जाता है, सभी विकास, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। और अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास आता है। तो इसमें क्या है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी विकास सम्मिलित होते हैं। विकास सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आंतरिक होता है। अब यहाँ आप देखें, जो अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है, बाह्य, और जो विकास होता है वो क्या होता है, आंतरिक। ठीक है, विकास सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जब तक आप रहते हैं तब तक आप अपने जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। कभी मानसिक रूप पे आप परिपक्व हो रहे होते हैं, कभी आप संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो रहे होते हैं, कभी आप सामाजिक दृष्टि से परिपक्व हो रहे होते हैं। आप अपने जीवन के हर पहलू में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो विकास क्या है, जीवन पर्यंत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक होती है। अब वृद्धि तथा विकास के समान सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से समझ लें। निरंतरता का सिद्धांत कि विकास सतत रूप से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि मैं बता भी चुकी हूँ। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, ये टॉपिक मैंने आपको सीटेट की भी किसी क्लास में शायद कराया है, तो आप उसे और अच्छे से वहाँ पे भी समझ सकते हैं कि बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक जीवन के हर पहलू में, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सभी पहलुओं में, सभी पक्षों में व्यक्ति का जो है विकास होता है। कभी वो मानसिक रूप से परिपक्व हो रहा होता है, कभी सामाजिक रूप से, कभी संवेगात्मक रूप से। दूसरा, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, गति भिन्न भिन्न होती है। दो व्यक्तियों में जो विकास होगा, ऐसा नहीं है कि उस विकास की गति सेम होगी। अगर कोई 20 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है तो कोई 30 साल की उम्र में मैच्योर होता है। तो यह क्या है कि यहाँ जो विकास की जो गति है वो अलग अलग है। जैसे लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़के थोड़ा बाद में मैच्योर होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। अंगों के विकास में परस्पर संबंध होता है। आपके शरीर के सभी अंग एक साथ विकास करते हैं, इनमें आपस में एक संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ हाथ विकास कर गए और आपके पैर नहीं करे। ऐसा भी नहीं है कि आपके सिर्फ पैर विकास कर गए और आपके हाथ विकास नहीं करे। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है
विकलांगता का लक्षण होता है, या फिर शारीरिक विकृति भी उसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, विकास तथा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। अब वो कौन कौन से हैं? लिंग भेद, लड़का और लड़की में अंतर वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। वातावरण दूसरा, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जैसा होगा आपके अंदर वैसा ही विकास होगा। तो विकास का भी एक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? वातावरण का। दूसरा लिंग भेद। जन्म क्रम, अब दूसरा जन्म क्रम का भी वृद्धि और विकास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। रोग तथा चोट, मान लो ये चोट मानसिक भी लग सकती है या शारीरिक, कैसी भी हो सकती है। तो शारीरिक व मानसिक चोट का भी बच्चे की वृद्धि और विकास पर असर पड़ता है। शुद्ध हवा या प्रकाश। नेक्स्ट आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब कुछ हार्मोनियल चेंजेस की वजह से भी वृद्धि और विकास पर बच्चे की असर पड़ता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपका थायराइड वगैरह या कुछ, तो वो किसकी वजह से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि। बुद्धि भी वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी किसी की बुद्धि, किसी किसी का IQ बहुत तेज होता है और किसी का IQ कम होता है, तो इसका भी बच्चे के वृद्धि और विकास पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले गुण, उसे ही क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का भी वृद्धि और विकास पर असर पड़ता है। अब नेक्स्ट है, ये आपके इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। इनमें से कोई सा एक आपको यूपी टेट में, सुपर टेट में, आपके सुपर टेट में या KVS में मिल जाता है। कौन सा? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था आपका? ये आपका फ्राइड ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह किसने दिया था आपका? ये दिया था आपका जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक दुविधा का सिद्धांत भी इसे कहा गया है। यह किसने दिया था आपका? यह दिया था कोहल वर्ग ने। और इन्होंने अपना अध्ययन किस पर किया था? हाइनेक्स नामक व्यक्ति पर। इनके सिद्धांत का आधार क्या था? नैतिक दुविधा। अब मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, तो यह किसने दिया था आपका? ये दिया था आपका इरिक्सन ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यह किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। किसने? वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कहा कि बच्चा ज़्यादा ज्ञानी दूसरे के संरक्षण में रह के ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जिसे ZPD संभावित विकास का क्षेत्र या नज़दीकी विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। संभावित विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। नज़दीकी विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो भी आपका वाइगोत्स्की जी ने दिया था। स्कैन फोल्डिंग किसने दिया? ये भी वाइगोत्स्की ने दिया। ढांचा का अर्थ यहाँ पे इन्होंने साइकोलॉजी में क्या बताया है कि बच्चे को बड़े से जो हेल्प मिलती है, बड़े से मिलने वाली हेल्प को क्या कहा इन्होंने? ढांचा कहा है। चोमास्की का भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चोमास्की ने। इन्होंने कहा कि भाषा संग्रहण यंत्र होता है
बच्चे के अंदर, मतलब सभी के अंदर होता है, जिसकी वजह से भाषा का विकास होता है। LAD, इसे इन्होंने क्या नाम दिया? भाषा संग्रहण यंत्र को LAD। नेक्स्ट है आपके अधिगम संबंधी विकार, डिसलेक्सिया। पाठन विकार संबंधित, जो पढ़ने से संबंधित विकार होता है उसे क्या कहा? डिसलेक्सिया। जैसे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, कभी कभी वो पै का तय पढ़ देता है, मै का न पढ़ देता है, तो ये क्या हो गया आपका पठन संबंधी विकार। डिसग्राफिया, बच्चे को कभी कभी लेखन संबंधी विकार होते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया आपका डिसग्राफिया। डिसकैलकुलेरिया, गणना संबंधी विकार, बच्चे को गणना करने में, जोड़ने में, घटाने में, इस तरह की किसी भी गणना संबंधी विकार को क्या कहा इन्होंने? डिसकैलकुलेरिया। भाषा संप्रेषण में कठिनाई, कम्युनिकेशन में, आपस में एक दूसरे से बात करने में जो कठिनाई होती है उसे क्या कहा? अफेजिया। अब ये डिस्फेजिया भी किसे कहा? भाषा संप्रेषण में कठिनाई को ही डिस्फेजिया कहा। अब नेक्स्ट है आपका अपने आप को दूसरे से सुंदर या ताकतवर समझना, इसको क्या कहा गया है? डिस्मोर्फिया। अपने आप को दूसरे से सुंदर या ताकतवर समझना। आपके जो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं आपके डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेरिया, डिस्फेजिया। ये तीनों आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वैसे आप इन सभी को भी देख लीजिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं, और ये डिसकैलकुलेरिया जो है ये आपके सीटेट के मैथ्स में भी पूछा जाता है और यूपी टेट में भी आपसे पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिसकैलकुलेरिया गणना संबंधी एक विकार होता है, जहाँ बच्चे को जोड़ने, घटाने इत्यादि संबंधी गणना के विकार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलेरिया। अब नेक्स्ट आपका चलते हैं डिस्प्रैक्सिया, जहाँ पठन, गणना, लेखन संबंधी विकार होते हैं। जहाँ ये तीनों ही विकार आपस में होते हैं उसे डिस्प्रैक्सिया कहा है। ये आपका इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बुलिमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी विकार, जहाँ बच्चे को खाना खाने में दिक्कत होती है, वो कौन सा विकार है? बुलिमिया। अब गंभीर तनाव संबंधी विकार, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा, इस टाइप के विकारों को क्या कहा गया है? गंभीर तनाव संबंधी विकार। तो इसे क्या कहेंगे? डिसथीमिया। तो आपके 5 विकार हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपसे यूपी टेट KVS में पूछे भी जाते हैं। डिसलेक्सिया आपको पता होना चाहिए, डिसकैलकुलेरिया आपको पता होना चाहिए, डिस्फेजिया आपको पता होना चाहिए, आपको डिस्प्रेक्सिया पता होना चाहिए, डिसथीमिया आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपके ये जो वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत बताए हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनसे रिलेटेड कोई भी एक यूपी टेट में पूछा ही जाता है। साथ ही इनके आप जो अन्य नाम हैं वो भी याद कर लें। जैसे मैंने आपको वाइगोत्स्की का बताया कि वाइगोत्स्की ने ZPD का भी सिद्धांत दिया। इन्होंने ढांचे के बारे में भी बताया। इन्होंने नज़दीकी विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र भी बताया। तो वो कौन थे? वो थे आपके वाइगोत्स्की। अब चोमास्की, भाषा संग्रहण यंत्र के बारे में आपको जानकारी किसने दी थी? तो वो दी थी आपको चोमास्की ने, जिसे LAD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने बनवाई थी? तो वो थे शेखर बॉस। और विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने बनवाई थी? तो वो किसने बनवाई थी? आपकी
विलियम बुंट व उनके सहयोगी टिचनर ने। कब बनवाई थी? 1879 में। कहाँ बनवाई थी? तो वो बनवाई थी आपकी लंदन में। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही आप इसमें यूपी टेट के आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। यूपी टेट की 3 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें वहां जाके देख सकते हैं।